चलिए दोस्तों, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी थर्ड क्लास है। शुरू के 2 लेक्चर्स में सबसे पहले हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे कि हमारे सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, कोई भी लॉ कैसे क्या डिज़ाइन होता है, लॉ का मतलब क्या है, सेक्शन सब सेक्शन वगैरह क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ लिया था। हमने देखा था सबसे पहले ऑफर होता है, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है और बाकी सर्वगुण संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न मतलब बाकी सारी बातें भी ठीक हो, बाकी सारी बातें भी सही हो, यानी वो एनफोर्सिएबल हो, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट। हमने समझा था कि एग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें सोशल एस्पेक्ट की बातें भी आ सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्योरली बिजनेस के लिए होगा। और यहाँ बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि जो दुकान लेके बैठा है वो नहीं। मैं अगर आपसे ये पेंसिल सील करने के एग्रीमेंट करता हूँ तो वी आर ऑल्सो डूइंग ए काइंड ऑफ बिजनेस, उसमें हमारा नॉन सोशल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो वो बिजनेस है अपने आप में। हमने कहा सबसे पहले ऑफर होगा, ऑफर जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा वो प्रॉमिस है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एग्रीमेंट कहलाता है। और एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कल हमने लास्ट में जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो प्रीवियस क्लास थी, उसके एंड में मैंने कहा भी था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं, तो ये ब्रश आ जाता है यार, पेन ले लेते हैं। यस, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप समझो, ऑफर तो होना चाहिए, उसके बाद उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए और उसके बाद वो एनफोर्सिबल होना चाहिए, तभी क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स का मतलब ये है कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, एक वैलिड ऑफर होना चाहिए। वैलिड मतलब एक ऐसा ऑफर जिसका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो। मतलब अब समझो, आप कोई रोड पे चल रहे थे, सामने से एक रिक्शा वाला आ रहा था, आपने हाथ दिया उसको, रिक्शा वाला रुका, आपने पूछा भैया बस स्टैंड जाओगे? उसने कहा हाँ। तो आपने कहा रास्ता खाली है, चला जा। मतलब किसका इंतजार कर रहा है, जाना तो रास्ता खाली है, चला जा। तो जब आपने उससे पूछा भैया बस स्टैंड जाओगे, तो उस समय आपका इंटेंशन कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था, आपका इंटेंशन बस उस रिक्शे वाले के मजे लेने का था। तो दैट वाज नॉट ए वैलिड ऑफर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, एक पूरा टॉपिक अभी 1-2 क्लास बाद आ जाएगा, हम ऑफर को लेकर एक पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि ऑफर वैलिड होना चाहिए। सबसे बेसिक बात ये होनी चाहिए कि वह इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। यानी आप किसी को खाने का न्योता देने जा रहे हो तो वो ऑफर वैलिड नहीं है। ऑफर वैलिड इन द सेंस इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो कोई ऑफर नहीं है। सामाजिक तौर पे सोशल लाइफ में आपका वो ऑफर हो सकता है कि आप किसी को न्योता देने जा रहे हो, साहब हमारे घर पे जीमने आना, साहब बहुत खुशी होगी हम आप पधारोगी तो आपका सानिध्य बिल्कुल चाहिए। ये जो भी फालतू बातें होती है मन में, तो ये लगता है कि आ गया तो साला जबरदस्ती खा जाएगा खाना। लेकिन वट एवर द सिचुएशन इज, दैट इज ए ऑफर इन योर नॉर्मल लाइफ, बट एज पर दिस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये ऑफर नहीं है। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस भी एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और एनफोर्सिबल होने के लिए बाकी सारी बातें भी सही होनी चाहिए। और वो बाकी सारी बातें मैंने कहा था बेसिकली सेक्शन 10 में लिखी हुई है, जिसको भी अपन डिस्कस करेंगे। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसा हम कब मानेंगे, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए, तब हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। यस, सेक्शन 10 को एक बार मैं रीड कर लूं, उसके बाद में बाकी बातें डिस्कस करूंगा। चलिए क्या लिखा है, इन द रेड कलर ले लेते हैं, पेन का अच्छा लगता है। इन द टर्म ऑफ सेक्शन 10 ऑफ एक्ट, सेक्शन 10 में क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ, अगर, यानी कंडीशंस डाल दी। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, जब वो एनफोर्सिबल होंगे, यानी जो कंडीशंस है वो एनफोर्सिबिलिटी वाली कंडीशंस है। अरे यार एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा यार, व्हेन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबल, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ना। तो अब ये कह रहा है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो एनफोर्सिबल हुआ तो,
उस एनफोर्सिबल को इसने एलोबरेट करके समझाया कि एनफोर्सिबल का मतलब क्या है। एनफोर्सिबल का सिंपल मतलब तो ये था जिसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, पर कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, यानी एनफोर्सिबिलिटी एक टर्म के अंदर क्या क्या बातें छुपी हुई है वो सारी बातें यहां इसने लिख रखी है। सबसे पहले दे आर मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्री कॉन्सेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्री कॉन्सेंट। यानी एनफोर्सिबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट कंसेंसस एड आइडम जिसको हम बोलते हैं लैटिन भाषा में, ये भी आगे थर्ड फोर्थ चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। बेसिकली मैं बता दूं आपको, जो फर्स्ट चैप्टर के जो इनिशियल टॉपिक्स है ना, ये सब इंट्रोडक्टरी टाइप है, ये सब चीज़ें डिटेल में आएगी। फ्री कॉन्सेंट डिटेल में आएगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में आएगा, सब चीज़ें आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है, बेसिक शॉर्ट में समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। मान लो मुझे आपसे कोई एग्रीमेंट करना है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, मैं खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा यार आपकी प्रॉपर्टी मुझे बेच दो, आपकी प्रॉपर्टी आप मुझे बेच दो, मैं आपको बदले में जो पैसे बनता है वो पैसे दे दूंगा। हमने प्रॉपर्टी देखी, मार्केट वैल्यू बनता है 1 करोड़ सपोज। मैंने बोला 80 लाख में आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचना चाहोगे क्या? और जब मैंने आपसे पूछा 80 लाख में आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचना चाहोगे क्या, उस समय मेरे हाथों में से बंदूक थी। मैं बंदूक को ऐसे करके आपकी तरफ रख के फिर पूछ रहा था। देखो मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है बोल बल ही रहा हूँ, प्रेशर नहीं है, पर बंदूक तो सामने पड़ी। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, उसको मूर्ख बनाकर, मामू बनाकर, वो कहते हैं ना सी बनाकर, अगर आप किसी को उसके अगर कॉन्सेंट मतलब हामी, उसकी असेंट और कॉन्सेंट एक ही बात है, कॉन्सेंट लेते हो तो कॉन्सेंट फ्री नहीं है। यानी किसी को डराकर, धमकाकर, थ्रेटनिंग करके, फिजिकल प्रेशर डाल के, बंदूक दिखाकर, झूठ बोलकर, मूर्ख बनाकर, अगर आप इस तरीके से किसी के कॉन्सेंट लेते हो, दैट कॉन्सेंट इज नॉट फ्री, और हम कहेंगे वहां एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आपने डरा धमका के हाँ करा दिया सामने वाले का, कल आपको लगता है आप कोर्ट में जाके प्रॉपर्टी ले पाओगे उससे लीगली। देखो मैं एक बात यहाँ पे मुझे पहली क्लास में बोल देनी चाहिए थी, पर यहाँ बोल देता हूँ। हम ये समझ रहे हैं कि एक्ट क्या है, मतलब सिचुएशन पर क्या लॉ का डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन में उस सिचुएशन के लिए क्या लिखा गया, लॉ में उस सिचुएशन के लिए क्या लिखा गया, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर। हम एक्ट पढ़ रहे हैं, हम टैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं कि सर प्रूफ कैसे करेंगे, हम तो वहां झूठ बोल देंगे, हम तो वहां पे ऐसे बोल देंगे, नहीं। आप समझो यार, एक रूम के अंदर 2 जने हैं, बंद कमरा था और कोई नहीं था, एक ने दूसरे को खींच के थप्पड़ मार दी। अब कमरे में 2 जने हो तो आप हमेशा गलत मत सोचा करो, है ना, अच्छा सोचो, दिमाग से कचरा बाहर निकालो। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, रूम में 2 जने सोचते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हो, भावुक नहीं होना है। हाँ समझिए, 2 जने थे, एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दी, किसी ने देखा नहीं, कैमरा लगा था नहीं, क्या उसको सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर सिचुएशन थप्पड़ मारी गई है तो लॉ कहता है सजा होनी चाहिए। सर प्रूफ कैसे करेंगे, वो तो बाहर जाके कह देगा मैंने तो मारी ही नहीं थी, फिर अरे हम वो टैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ प्रूफ करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ में क्या लिखा गया है कि अगर थप्पड़ मारी है तो सजा होगी कि नहीं होगी। थप्पड़ मारी तो होगी, सर थप्पड़ मारी प्रूफ कैसे करेंगे, वो कोर्ट जाने, जज साहब जाने, वकील जाने, उनकी प्रोसीडिंग्स जाने, हमको मतलब नहीं है। वी आर हियर टू लर्न एक्ट नॉट टैक्ट। हम एक्ट पढ़ रहे हैं, टैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे वो पता नहीं, पर अगर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे के सर पे बंदूक रख के, उसको डरा के, धमका के, उसको मूर्ख बनाकर अगर उसकी अगर कॉन्सेंट ली, उसकी सहमति ली है, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर मान लो मैंने अभी तो साइन करा लिया आपके सर पे बंदूक रख के, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 70 लाख में साइन करा लिया, आपने साइन कर दिया, यस। कल अगर कोर्ट में बात प्रूफ हो जाती है कि मैंने सर पे बंदूक रखी थी, यानी सिचुएशन क्या आ गई, सर पे बंदूक रखी थी। अब कोर्ट को मैं कहूंगा जज साहब उसने पहले तो हाँ बोला, अब ये प्रॉपर्टी दे नहीं रहा, देखो देखो कैसा झूठा आदमी है, पहले तो हाँ बोला, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, जज साहब कुछ करो। जज साहब कहेंगे तू इधर आ, एक खींच के थप्पड़ पड़ेगी, साला बंदूक रख के हाँ लेता है तू, शर्म नहीं आती तेरे को, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं वैलिड, जा यहाँ से। और उल्टा तूने बंदूक रखी ना, जेल में डालो उसको, जेल में डालो। यानी जिसने बंदूक रखी उसको उल्टा जेल में डाल देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड।
आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। समझ रहे हो? एनफोर्स नहीं कर सकते हो। आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हो सर इसने प्रॉपर्टी के लिए बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था 70 लाख में, अब नहीं बेच रहा है। यू कांट एनफोर्स इट। तो सबसे पहला सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब एक व्यक्ति ने अपनी सोच समझ सूझबूझ एकदम शांति से समझ के अपना भला बुरा जानकर सब देखकर फिर हाँ बोला हो तो उसको अपन बोलते हैं फ्री कॉन्सेंट टेक्निकली। फ्री कॉन्सेंट का वैसे जो एकदम प्योर मीनिंग होता है वो होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड। आइडेंटिटी ऑफ माइंड, जैसे लैटिन भाषा में कॉन्सेंस एड आइडम बोलते हैं, और ये जब हम 3rd चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो समझ देख लेंगे आइडेंटिटी ऑफ माइंड क्या होता है। अभी तो आपने जो समझा वो काफ़ी है कि डरा धमकाकर, झूठ बोलकर, मूर्ख बनाकर, अगर किसी की सहमति लिए किसी को इमोशनल ब्लैकमेल भी किया गया है। आप फिजिकल थ्रेटनिंग नहीं कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। क्या अरे यार तू बस इतनी सी बात भी नहीं मान रहा, मतलब देख यार मैंने तेरे लिए कितना किया। आपने सामने वाले को भावुक कर दिया, भावुक करके हाँ ले ली, फिर थोड़ी देर बाद उसको समझ में अरे साला वो तो मेरे को भावुक करके मूर्ख बना गया, भावना में बह गया था, मैंने कहा हाँ कर दी, यार ये तो गलती हो गई, फंस गया। लेकिन आप समझना, अगर आपने किसी को भावुक करके, अत्यधिक इमोशनल प्रेशर करके अगर आपने कॉन्सेंट ली है तो भी लॉ कहता है वो कॉन्सेंट वैलिड नहीं है, वहाँ फ्री कॉन्सेंट नहीं थी। यस, फ्री कॉन्सेंट पहला आ गया। ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य होनी चाहिए। योग्यता दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ जाता है। पहला एलिमेंट क्या आ गया था? पहला एलिमेंट क्या आ गया था हमारे पास? फ्री कॉन्सेंट। पहला एग्रीमेंट क्या था? एलिमेंट क्या था? फ्री कॉन्सेंट। दूसरा क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्री कॉन्सेंट होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाना जाएगा। दूसरा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पार्टीज की, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पार्टीज 3 शर्तें पूरी करेंगे तो कॉम्पिटेंट है। सबसे पहली बात तो मेजर होने चाहिए। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में लिखा गया है कि एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल होती है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में 21 ईयर्स होती है, बाकी तो 18 साल है, कुछ कुछ केसेस में 21 ईयर्स है। तो जो शर्मा रहे हो ना 21 ईयर्स में कुछ कुछ केसेस में मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को सोचकर, वैसा नहीं है नालायक को, हम यहाँ शादी ब्याह की बात नहीं कर रहे हैं। 21 ईयर्स लॉ कहता है, इमोशनल और सीरियस पॉइंट है समझना। अगर किसी बच्चे के माइनॉरिटी में ही, यानी 18 साल की एज आने से पहले ही उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। पेरेंट्स मतलब नेचुरल गार्जियंस, पेरेंट्स का मतलब हो गया नेचुरल गार्जियंस, जो नेचर ने उनको गार्जियंस दिए, पेरेंट्स मम्मी पापा। अगर 18 साल से पहले मम्मी पापा एक्सपायर हो जाते हैं, मान लो कोई व्यक्ति 12 साल का था, 13 साल का था, मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है, मम्मी पापा की प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उसकी होगी, और देख रेख के लिए कोर्ट किसी न किसी को अपॉइंट करेगा, जिसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल गार्जियंस। कोर्ट किसी न किसी को देख रेख के लिए अपॉइंट करेगा कि 10-12 साल का बच्चा नहीं संभाल सकता है, उसके साइन ही नहीं चलते टेक्निकली बहुत सारी जगह पर। तो कोर्ट ने किसी को अपॉइंट किया, कोर्ट की देख रेख में उस वार्ड के लिए, उस बच्चे के लिए अपॉइंट हुए गार्जियंस, आर्टिफिशियल गार्जियंस। तो उस बच्चे के नाम पर सारी प्रॉपर्टी 21 ईयर्स की एज में आएगी, यानी वो जब तक 21 साल का नहीं होता तब तक अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट करना चाहता है, दैट इज नॉट वैलिड। कब तक? जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता। हाँ, अगर पेरेंट्स जिंदा हैं और सब बातें ठीक है तो 18 साल में ही वो मेजर हो जाता है। तो सबसे पहली बात कैपेसिटी क्या होती है? मेजॉरिटी। दूसरा क्या है? साउंड माइंड। साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब क्या? दिमाग में से टक टक करेंगे ना तो आवाज आनी चाहिए, टक टक आवाज आनी चाहिए, तो साउंड होनी चाहिए। ऐसे ऐसे करेंगे ना तो दिमाग में से साउंड आती है, तो साउंड माइंड कहते हैं। साउंड माइंड का मतलब होता है प्रैक्टिकली कि एक व्यक्ति अपना भला बुरा सोचने की स्थिति में वो पागल नहीं है। साउंड माइंड का मतलब होता है, साउंड माइंड का मतलब होता है state of mind whereby a person can think or judge his her self interest, अपना भला बुरा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को सोच सकता है, जज कर सकता है। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड क्या कहलाता है? साउंड माइंड। यानी अगर एक व्यक्ति पागल है, एक व्यक्ति पागल है
पागल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको पता नहीं, वैरायटी ऑफ पागल होता है। एक होता है इडियट, मतलब पूरा पागल। छोरियों की आदत होती है चलते फिरते किसी छोरे को बोल देती है इडियट इडियट। अरे भाई सोचने, थोड़ा सोच के बोलो यार, इडियट का मतलब होता है पूरा पागल, यानी जिसके सारे स्कूल पूरे ढीले पूरे खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट पागल है, ठीक होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, उसको इडियट बोलते हैं, पूरा पागल, इडियट। एक होता है लुनेटिक। लुनेटिक मतलब कभी बत्ती जलती है कभी बुझ जाती है, कभी जलती है कभी बुझ जाती है। मान लो एक आदमी नॉर्मली ठीक है, अमावस की रात को उसकी बत्ती बुझ जाती है, उसको बोलते हैं हम कि भैया बाकी तो ठीक है, पर अमावस की रात को वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, वो लुनेटिक है। या मान लो एक व्यक्ति बाकी पागल है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को उसकी बत्ती जल जाती है, ठीक हो जाता है, पूर्णिमा की रात को बराबर सोच पाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? लुनेटिक। लुनेटिक मतलब दौरे आते हैं, कभी कभी पागल, कभी कभी सही, कभी कभी पागल, कभी कभी सही। इवन आप समझना, एक दारूडिया एकदम फुल टिका रखी है, एकदम 15, 20, 25 पैक, एकदम होश में नहीं है, वो भी अनसाउंड माइंड है, क्योंकि वो भी अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। अरे वो रोड पे चल चलते नाले में गिर जाता है, अपना भला बुरा क्या भाटा सोचेगा? अत्यधिक खुशी, अत्यधिक गम, यानी किसी को फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया, एक समय एकदम पागल हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, उस समय भी हम मानेंगे कि उस व्यक्ति का साउंड माइंड नहीं है। और एक्सेप्शनली ज्यादा खुशी है, तो खुशी में भी इंसान कोई भी कमिटमेंट कर बैठता है, लेकिन उसको लॉ वैलिड नहीं मानता, उसको भी हम मानेंगे कि उसका साउंड माइंड नहीं है। यानी जब एक व्यक्ति अपना भला बुरा प्रॉपर्ली सोच सकता है, वो पागल नहीं है, उसकी बत्ती बराबर जल रही है, दारूडिया नहीं है। दारू देखो, दारूडिया है, रोज पीता है पर आज तो नहीं पिया, आप समझना। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। रोज पागल है, लेकिन पूर्णिमा की रात को बत्ती जलती है और एग्रीमेंट अगर पूर्णिमा की रात को किया तो दैट एग्रीमेंट इज वैलिड, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और रोज बत्ती जलती है लेकिन अमावस की रात को बत्ती बुझ जाती है और अमावस की रात को ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फिर दिमाग में वापस अगर क्वेश्चन आता है, सर अमावस की रात को बत्ती जल रही थी कि नहीं जल रही थी, प्रूफ कैसे करेंगे? तो भैया हम प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिचुएशन पे डिसीजन, हम एक्ट की बात कर रहे हैं, हम टैक्ट की बात नहीं कर रहे। एक व्यक्ति रोज दारू पीता पर एक दिन बिल्कुल दारू नहीं पिया, एकदम होशवाश में था, प्रॉपर्ली उसने समझ सोच के एग्रीमेंट किया, बात की, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और टिका रखी थी 5-7 पौवे एकदम मस्त वाले टिका रखे थे, उसके बाद उसको कुछ होश नहीं था, वो उसको धरती घूम रही है, दुनिया घूम रही है, चांद घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा था उसको, तो इन दैट केस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कैपेसिटी में तीसरी जो बात है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। कुछ लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिस्क्वालीफाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनको ये इम्यूनिटी है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता कोर्ट में। जब उनके खिलाफ केस हो ही नहीं सकता तो हाउ यू कैन एनफोर्स एग्रीमेंट अगेंस्ट हिम? आप अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, यू कैंट एनफोर्स दैट अगेंस्ट दैट पर्सन, तो फिर वो वैलिड कैसे होगा? ऐसे ही अगर कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन डिप्लोमेट्स अगर इंडिया में आए हुए हैं तो उनको भी इम्यूनिटी होती है कि उनके खिलाफ जब तक वो हमारे देश के मेहमान हैं, यानी गवर्नमेंट, कोई नॉर्मल टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन डिप्लोमेट जो फॉरेन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारी गवर्नमेंट की किसी काम में आया है, गवर्नमेंट से मिलने आया है, तो वो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ये इम्यूनिटी होती है एम्बेसडर वगैरह को कि उनके खिलाफ यहाँ पे कोई केस नहीं हो सकता, उनको हम जेल में नहीं डाल सकते। तो जब आप उनके खिलाफ केस ही नहीं कर सकती हो तो एनफोर्सेबल नहीं। एक दिवालिया व्यक्ति, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कंप्लीट दिवालिया हो चुका है, हाथ खड़े कर चुका है, कोर्ट में उसने फाइल कर दिया और कोर्ट ने कह दिया हाँ साहब ये दिवालिया है, इसके पास टोटल प्रॉपर्टी जो है दैट इज ऑफ 5 लाख, उसको देना है 10 लाख का, इसके पास कुछ नहीं बचा, ये बिल्कुल एकदम हाथ खड़े हैं साहब, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, दिवालिया। अब उसके साथ आपको एग्रीमेंट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट करोगे तो केस किसके खिलाफ करोगे? उसकी प्रॉपर्टी तो पहले ही कोर्ट मतलब अटैच कर चुका है, तो उसको बोलते हैं एडजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया हो, एडजुकेट कर दिया हो, वो भी क्या कहलाएगा? डिस्क्वालीफाइड। अब देखो ये जो फ्री कॉन्सेंट है, ये जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, सब डिटेल में आएगा 3rd चैप्टर में, पर अभी सेक्शन 10 के हिसाब से हमको ये तो समझना पड़ेगा कि एनफोर्सेबल कब होगा। एनफोर्सेबल होने के लिए पहली शर्त क्या है? फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, 5 पॉइंट है फ्री कॉन्सेंट में, 5 पॉइंट समझेंगे, पर अभी ये समझ में आ जाना चाहिए कि बंदे का फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लिया गया होना चाहिए। दूसरा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बंदा कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसकी एज, उसका मेंटल स्टेटस और उसका लीगल स्टेटस। तीसरा पॉइंट लीगल स्टेटस से जुड़ा हुआ है। तीनों इतने तो होने चाहिए कि व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सके। उसके बाद
फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, वापस इंपॉर्टेंट चौथा तीसरा पॉइंट हो गया, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, बदले में आपको किसी मिस्टर एक्स का मर्डर करना है, सिंपल, आई विल पे यू 50,000, मिस्टर एक्स का मर्डर करना है, क्या दिक्कत है? मैं आपको क्या दूंगा? 50,000, इट इज माई प्रॉमिस, मैं ऑफर दे रहा हूं ना, तो मेरा प्रॉमिस क्या है कि आई विल पे यू 50,000, और बदले में क्या मांग रहा हूं? किसी का मर्डर करना है, इलीगल एक्टिविटी, इलीगल, अनलॉफुल। तो भैया ऐसा है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहां जो बदले में मैं मांग रहा हूं, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, वो इलीगल है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। और समझो मैं कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकता हूं कि मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा, जज साहब मैंने इसको 50,000 रुपए दिए थे एक्स का मर्डर करने के लिए, और इस बदमाश आदमी ने, ये झूठा है सर, इसने मर्डर ही नहीं किया, इसको बोलो मर्डर करेगा। जज साहब कहेंगे तू इधर आ पहले, तो तेरे को पकड़ू मैं, मर्डर करेंगे क्या, ऑर्डर दूं मैं? तो लॉजिकली समझिए इस बात को कि अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है, ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह, मर्डर वगैरह, जो भी भारत में स्वीकार्य नहीं है, उनको अगर लेके कोई बात हो रही तो वो अनलॉफुल है, विथ लॉफुल ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए। हम दोनों ने एग्रीमेंट किया कि आप इनकम कमा के लाओगे और मैं आपको रखने के लिए एक जगह दूंगा, और फिर फाइनली हम उस पैसे को बराबर बांट लेंगे। आप पैसा लेकर आओगे, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी लेकर आओगे, उसको भी एक जगह पर रखेंगे, रखने की जगह मैं दूंगा, लेकर आप आओगे, और फिर हम दोनों उसको फाइनली बराबर बांट लेंगे। रखना बांटना कुछ भी अनलॉफुल, मैं आपको जगह दे रहा हूं, बदले में पैसा ले रहा हूं, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं। लेकिन पूरा एग्रीमेंट ये था कि आप चोरी करके पैसा लेकर आओगे, आप डाका डाल के चोरी करके लोगों की जेब काट के गले से स्नैचिंग करके आप पैसा और ज्वेलरी लेकर आओगे, उसको मैं रखने के लिए जगह दूंगा, चोरी के माल को, और फिर हम दोनों बराबर बांट लेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। इसका उद्देश्य क्या है? चोरी के काम को सपोर्ट करना, चोरी के काम को सपोर्ट करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे किसी मिस्टर एक्स की सुपारी देनी है, मुझे किसी एक्स की सुपारी देनी है। मान लो मुझे शाहरुख खान की सुपारी देनी है, सपोज एग्जांपल में, ठीक है ना। मुझे शाहरुख खान की सुपारी देनी है, और सलमान खान एक बहुत बड़ा डॉन है। सलमान खान को बोलना था कि भैया ये पैसे पकड़, शाहरुख खान को निपटाना है साहब, गोली खत्म कर। अब मैं सलमान भाई को पर्सनली जानता नहीं हूं, तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा आपके तो सलमान भाई से बहुत अच्छे कनेक्शन है, आप मेरे को मिलवा दो, बात करवा दो। और आप जैसे ही मेरी बात करवा दोगे, मैं उनको तो पैसे दूंगा ही, शाहरुख को गोली मारने के, मर्डर की सुपारी के पैसे दूंगा, और आप मेरे को मिलवा रहे हो, आपको मैं 10,000 रुपये और दूंगा, मिलवाने के 10,000 रुपये दूंगा आपको भाई। अब आप समझो यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट है। एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा सलमान भाई के साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा कि उनको मैं पैसे दूंगा, शाहरुख को गोली मारनी है। ये प्योरली इलीगल अनलॉफुल कंसिडरेशन, इलीगल है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है, प्योरली इलीगल है साहब। पैसा देना, बदले में मर्डर कर रहा है ना, बदले में मर्डर करना अनलॉफुल, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। अब आपके और मेरे एग्रीमेंट की बात करते हैं। आपका और मेरा एग्रीमेंट किया, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, बदले में आप मुझे किसी व्यक्ति से मिलवाओगे। 10,000 रुपये देना गलत है, लॉफुल है। बदले में किसी व्यक्ति से मिलवाना अनलॉफुल है, किसी से मिलवाना, तो मिलवाना भी लॉफुल है यार, इसमें क्या अनलॉफुल हुआ? मिलवाना भी लॉफुल, अरे मिलवाना भी लॉफुल, और पैसे देना भी लॉफुल। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। क्योंकि मिलवाया क्यों जा रहा है, मिलवाने का उद्देश्य क्या है, मिलवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सुपारी दिलानी है आगे, यानी ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, और बिकॉज ऑफ द अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यानी पहला पॉइंट क्या था? फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, पार्टी की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कुछ एग्रीमेंट है इसको लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा, भैया ये तो वॉइड है साहब, इनको हम नहीं लेंगे। अनसर्टेन, इम्पॉसिबल, ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, हम डिस्कस करेंगे आगे। अनसर्टेन मीनिंग वाले जो होते हैं, जो इम्पॉसिबल होते हैं, उनको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड किया। वैसे अभी अपन देखेंगे आगे, और नाम आएगा तब क्लियर कर लेंगे सारा। एक बार हम मॉड्यूल से थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
सेक्शन 10 में जो जो एसेंशियल एलिमेंट दे रखे हैं वो, और 10 में जो नहीं दे रखे हैं बट फिर भी एसेंशियल है, उनके बिना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो दो तरफ लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा नीचे रबड़ फेर दूं तो हमको क्या देखने में से अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर। चलिए सेक्शन 10 में क्या दे रखा है, सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए ना। फिर एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एनफोर्सिबल, तो पहला एग्रीमेंट के लिए और दूसरा एनफोर्सिबिलिटी का लेकर पोस्टमार्टम। एनफोर्सिबिलिटी कब होगी उसकी सारी कंडीशंस दे रखे, सारे शब्द दे रखे। क्या होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट। डिटेल में डिस्कस करेंगे नीचे, मैं एक बार खाली हाईलाइटिंग टिक करवा रहा हूँ, अगली क्लास में आराम से पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। और जैसा कि आपने पहले के 2 वीडियोस में भी देखा, अपना पैटर्न सिंपल रहता है, मॉड्यूल का एक एक लाइन गो थ्रू हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या लैंग्वेज इतनी टफ है आप रट ही नहीं सकते हो। जब तक आप इस थ्योरी को कंसेप्चुअल थ्योरी मानोगे नहीं, जब तक आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करोगे, और जब तक मैं आपको लाइनों का मतलब नहीं समझाऊंगा डिफिकल्ट लाइंस का, आप रट नहीं पाओगे, रटना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस, फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी टू पार्टीज। फ्री कॉन्सेंट मतलब वही सर पे बंदूक वाला एग्जाम्पल था। कैपेसिटी मतलब 3 बातें, मेजर होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ से भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। कुछ एग्रीमेंट्स के हम लिस्ट देखेंगे जो लॉ ने क्लियरली बोल रखा है भैया इनको हम वाइड मानेंगे। हम पूछते हैं क्यों, लॉ ने बोला क्यों मत पूछ, बोल दिया ना वाइड है मतलब वाइड है। यानी कुछ कुछ जगह पर लॉ बोलता है कि आप रीजन मत लगाओ, आप दिमाग मत लगाओ कि इसमें ये ऑब्जेक्टिव गलत था कि कंसिडरेशन गलत था कि क्या गलत था, दिमाग मत लगाओ। हम बोल रहे हैं वाइड है, हमको नहीं चाहिए हमारे देश में ऐसा एग्रीमेंट, हमको नहीं चाहिए, खत्म बात, ठीक है ना। तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं। हाँ, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, ऑब्वियसली वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब जीरो, जिसकी लीगल वैल्यू जीरो हो वो वॉइड है। यानी कुछ एग्रीमेंट्स को लॉ ने लीगली जीरो बोल दिया कि इनको हम लीगल नहीं मानेंगे, इनकी लीगल वैल्यू जीरो है। लॉ को एज पर सिचुएशन लगता है कि भाई ऐसा एग्रीमेंट की हमारी इकोनॉमी में जरूरत नहीं है, या ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उनको जीरो मान लिया। तो जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है वो तो एनफोर्सिबल हो ही नहीं सकता, जिसको लीगली जीरो मान लिया वो कैसे एनफोर्सिबल होगा। तो नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए। ये सेक्शन 10 में लिखा है, सेक्शन 10 में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी एसेंशियल बातें हैं, उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले 2 पार्टीज क्लियर करना, मिनिमम 2 पार्टीज, नॉट 2 पार्टीज, मिनिमम 2 पार्टीज। अरे एक अकेला क्या कर सकता है, कुछ भी करने, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 जने चाहिए ना, कुछ भी करने के लिए, मतलब आप गंदा गंदा मत सोचो, अच्छा अच्छा सोचो कि कम से कम कितने जने चाहिए, 2 जने चाहिए। शादी भी करनी 2 जने तो चाहिए, 2 ही हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं नहीं साहब, 2 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंड मोर देन 2 चलेंगे। पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 4 5 6 7 8 15 20 पार्टनर्स हो ही सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। एक बंदा कांच के आगे खड़ा होकर बोले ले चल मैं अपना मोबाइल तुझे 10,000 में सेल करता हूँ, डील डन कर, सामने कांच से भी ऐसे हाथ, मतलब कांच तक हाथ ऐसे आ जाए सामने, और वो भी बोले ठीक है साहब, ठीक है साहब, डन 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 डन। इट इज़ नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक आदमी खुद के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज होनी कंपलसरी है, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मैंने बोला था ये, तो अब समझो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर एनफोर्सिबल होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर। अगर ऑफर में ही तकलीफ है, ऑफर के ही जो अस्थिपंजर है वो ढीले हैं, उसके स्क्रू ढीले हैं, वही बराबर नहीं है, वही टूटा फूटा सा है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कैसे बन सकता है। ऑफर तो सही होना चाहिए ना। और ऑफर सही कब माना जाता है, जब वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो। मैं आपको ऑफर दूं, आप हमारे घर पे जिम में आइए साहब, एक दिन पधारिए, मैं बहुत शानदार दाल फ्राई बनाता हूं, दाल फ्राई और साथ में पनीर बटर मसाला और तंदूरी, बहुत शानदार कुक हूं भाई साहब, एक बार आइए यार प्लीज, पधारिए यार, ऑफर दे रहा हूं। क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है क्या, नहीं। तो ये ऑफर वैलिड है क्या, नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या, काय का कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर से शुरू होता है, ऑफर ही खराब, तो कॉन्ट्रैक्ट तो खराब होना ही होना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जहां जरूरत हो वहां। जैसे अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस समझते हो ना, हम गाड़ियों की इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाता है जब रिटर्न में हो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये लॉ में लिखा है कि वो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी सेलिंग का एग्रीमेंट कर रहे हो तो स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है रिटर्न को लेकर, स्टाम्प को लेकर, नोटरी को लेकर, एक नोटरी भी होता है, वकील के साइन होते हैं कि हाँ दोनों ने बैठकर एग्रीमेंट मेरे सामने साइन किया था, वो वकील उसकी नोटरी करता। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग,
मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, वरना वरना तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे खत्म हो गया। मानो मेरे पास 2 मोबाइल है, गरीब आदमी हूँ, एक भी ढंग से नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ, एक भी नहीं है, पर मान लो, मानने में क्या चाहता है। एक दिन मैं एक क्लास पढ़ा रहा था और मैंने एक बार कुछ बोला, मैंने कहा इसको मान लो, जैसा भी मैंने बोला ना मान लो मेरे पास 2 मोबाइल है, वैसे मैंने कहा मान लो, एग्जाम्पल में बोल देते ना मान लो ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ। तो एक बार बोला मान लो, 2 बार बोला मान लो, 3 बार बोला मान लो। अब एक हरियाणा का छोरा बैठा था क्लास में, एक तो हरियाणा का ऊपर से जाट। मैंने तीसरी बार जब बोला मान लो, बोला अरे मास्टर जी, मैंने कहा क्या, अपने घर में अपने बाप की नहीं मान रहे से तेरी कुकर मांग ले। मतलब अपने घर में अपने बाप की नहीं मान रहे, तेरी कैसे मान लेती, मानने में बहुत दिक्कत है। लेकिन आप लोग तो सब अच्छे बच्चे हो। वो भी अच्छा ही बच्चा था, जाट था, हरियाणा का था, तो थोड़ा सा क्या आउटगोइंग होते हैं बोल लिया, बाकी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, तो आप सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में ऐसा मान लो कि मेरे पास 2 मोबाइल है, ठीक है। मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको अपना मोबाइल 10,000 में बेच दूंगा। मैं आपको अपना मोबाइल कितने में बेच दूंगा? 10,000 में। आपने बोला यस, आई एम रेडी टू बाय। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज मीनिंग इज नॉट सर्टेन। मीनिंग मतलब उसका सेंस सर्टेन नहीं है। कौन सा वाला, ये वाला मोबाइल के ये वाला मोबाइल? 2 मोबाइल है मेरे पास, मान लो एक ही मोबाइल है, मान लो ये बार बार रिमोट को मोबाइल दिखाना पड़ता है, गरीबी के हालात देखो, साला मोबाइल नहीं है, बार बार रिमोट को मोबाइल दिखाता हूँ, रिमोट को शर्म आने लग गई अब तो। चलो फिर भी समझो, रिमोट मतलब सॉरी मोबाइल एक ही है मेरे पास। मैंने आपको बोला कि मोबाइल मैं आपको 5-7 हज़ार में बेचने को रेडी हूं, क्या आप खरीदना चाहोगे? आपने बोला यस। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो। 5 के साथ जब हम ऑफर पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां हम देखेंगे कि ऑफर का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट हम ये भी देखेंगे कि ऑफर सर्टेन होना चाहिए। जब तक ऑफर का मतलब ही सर्टेन नहीं है, आप कोर्ट में जाके एनफोर्स कैसे करोगे? आप कहोगे जज साहब हमारी बात हुई थी 5-7 हज़ार में मोबाइल बेचने की, तो जज साहब कहेंगे 5 के साथ 2 मोबाइल है, जज साहब बात हुई थी मोबाइल 5,000 में बेचने की, कौन सा वाला? जब तक सर्टेन ही नहीं होगा उसका मीनिंग, उसका सेंस सर्टेन नहीं होगा, तब तक आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते। तो मीनिंग सर्टेन होना जरूरी है, सर्टेनिटी के बिना एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। एंड लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं आपको ऑफर देता हूं कि मैं चांद पर प्लॉट काट रहा हूं, वुड यू लाइक टू बाय? चांद के लिए भी बहुत एक खास बात है, मतलब चांद भी गजब कहर ढाता है। ये जो चांद है, ये चांद भी गजब कहर ढाता है। बचपन में चांद में मामा, तो जवानी में उसमें महबूब नजर आता है। चांद भी गजब कहर ढाता है, बचपन में मामा तो जवानी में महबूब नजर आता है। तो आप समझिए, उस चांद पे मैं प्लॉट काट रहा हूं, वुड यू लाइक टू बाय? क्या आप खरीदना पसंद करोगे, हाँ या ना? अरे खरीदने का कि नहीं खरीदने का, हाँ ना? सर रेट बताओ, चलो रेट डिसाइड करते हैं। 50,000 रुपया स्क्वायर फीट, चांद पे प्लॉट काट रहा है, एकदम क्रीम लोकेशन पे कॉर्नर का प्लॉट है, चाहिए क्या? यार ये पॉसिबल है क्या आज की डेट में परफॉर्म करना? फ्यूचर में कभी हो जाए अलग बात है, आज की डेट में परफॉर्म करना पॉसिबल है? मैंने बोला मैं 5 लाख रुपए लूंगा, मरेगा आदमी को जिंदा कर दूंगा। इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जो चीज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, एकदम सामने दिख रही है इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज के लिए अगर एग्रीमेंट हुआ और कोर्ट में जाओ, कोर्ट में बोलो जज साहब इसने कहा था चांद पे प्लॉट दूंगा, दे नहीं रहा, कोर्ट कहेगा चांद का प्लॉट तो दूर की बात है, पहले इन दोनों को एक काम करो, आप मेंटल हॉस्पिटल भेजो, दोनों का थोड़ा ट्रीटमेंट झटके लगाओ, यहाँ पे तो दिमाग ठिकाना आ जाओगे, चांद पे प्लॉट नहीं होते हैं फिलहाल तो। यानी जो चीज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है उसको लेके आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते हो। उसको लेके अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया तो लीगली जीरो है, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने मजाक किया है। मैं आपको बोलता हूं कि मैं ताजमहल 1 करोड़ में बेचना चाहता हूं, आपने बोला चलो ठीक है डन, मैंने खरीदा, तो हम दोनों ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों ने मजाक किया है, हम दोनों ने मजाक किया है। चलिए इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।